हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ दैट आई एम रेडी टू पर्सनली मेंटर यू गाइस फॉर योर क्लास 10th बोर्ड्स। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। ये रही आईडी रैंकर्स एक्स, ये रही रैंकर्स एक्स आईडी है। आप लोग आओ इंस्टाग्राम पे, मुझसे जुड़ो। आई एम रेडी टू पर्सनली मेंटर यू। वहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड के लिए मैं यहाँ तो दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं आपको पर्सनली दूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्वेश्चन राउंड करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एंड आज ये जो क्वेश्चन था मेरा पिछले होमवर्क में दिया था, पिछले लेक्चर में, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर ज़्यादा थियोरेटिकल होने वाला है। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नोट आज हम थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम नोट्स बना रहे हैं। तो आज आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओ। बहुत अच्छी थ्योरी है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर था। क्वेश्चन कह रहा था हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट से जो बनता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो पूछ रहा है एक सर्किट है, मान लो हम यहाँ पे नॉर्मल सी एक सेल की बैटरी, दो सेल की बैटरी बना देते हैं। एक सर्किट बनाने जा रहे हैं हम नॉर्मली। ये रही सर्किट, ठीक है, ये प्रॉपर सर्किट है। कोई भी मान लो यहाँ पे एक लैंप लगा है, मान लो एक बल्ब लगा है, यहाँ पे स्विच भी लगा देते हैं। ये एक नॉर्मल सी सर्किट है, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। यानी अगर हम देखें गिवन से नोट करें तो यहाँ पे टी जो है वो 1 सेकेंड है, मान सकते हैं टाइम जो है 1 सेकेंड है, क्योंकि पर सेकेंड है, ईच सेकेंड। पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। मतलब एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस सर्किट से जो आई है यानी जो करंट है वो 5 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है, 5 ए का, ठीक है। हमें बताना है जब टाइम 1 सेकेंड ले हम, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई भी पॉइंट आप जो मार्क कर सकते हो, इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर करंट 5 ए है एंड टी जो है पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड माने, तो अगर आपको पता होगा तो जो क्यू निकालना है हमें, यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है, जो आपका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। दो गिवन्स दे रखे हैं, एक गिवन नहीं दे रखा, क्या हम क्यू निकाल सकते हैं? पहले क्यू निकालते हैं। देखो जो गिवन दे रखे हैं उसको नोट कर लिया करो, फिर जो क्वांटिटी नहीं निकल रही है उसको निकाल लिया करो, फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन के साथ हम कर सकते हैं। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्यू निकालते हैं। आई दे रखा है 5 इज इक्वल टू क्यू हमें निकालना है, टी दे रखा है 1, तो यहां से क्यू आ गया 5c। क्यू क्या आ गया 5c, मतलब यहाँ पे 5c का चार्ज है। हमें बताना है इस पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पिछले से पिछले यानी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब चार्ज होता है, जब चार्ज होता है 1c, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। पिछली वीडियो में अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो सीधे इसी वीडियो में आए हैं उनको हम निकाल के बता देते हैं कि ये कैसे निकलता है। लेट्स से चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको पता है? इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 का। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, यानी अगर ये चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। अब हमें निकालना क्या है? इतना चार्ज का तो निकालना नहीं, 1 चार्ज का निकालना है। यानी अगर चार्ज यहाँ पे हम 1 रख दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। यानी अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 चार्ज में कितने होंगे, तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, सिंपल यूनिटरी मेथड। भाई इतने में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर लेकिन एक चार्ज में कितने बताने होंगे तो सिंपल यूनिटरी मेथड नहीं कर सकते हो, इंटू 1 भी आएगा यहाँ पे क्योंकि एक में निकालना है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर चार्ज 1c होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करते? इतने। लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है? 5c। तो अगर 1c में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 थे, तो सिंपली 5c में कितने हो जाएंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 5। भाई एक c में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 5 कूलम चार्ज इंटू 5, तो इसका आंसर कहीं निकल के आएगा आपका 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।
इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने ये बताना था। सबसे पहले यहाँ पे कितना चार्ज है वो निकाल लिया। हमें पता था जब चार्ज 1 कूलम होगा तब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज 5 कूलम था तो हमने उसका निकाल लिया। इस पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज 5 कूलम है तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लग रहा था। जो गिवंस नोट करें एंड जो क्वांटिटी नहीं है उसको निकालें, उसके बाद दिमाग लगाएं एंड क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर पे, जो हम आज नोट्स बनाने वाले हैं। बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, एक टाइप के नोट्स बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से ओम्स लॉ को भी खत्म करेंगे आज एंड रेजिस्टेंस को भी खत्म करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी बनाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड बिलीव मी, ये जो थ्योरी एंड क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ क्लास 10th बोर्ड के, इनसे बाहर, क्लास 10th बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेरे साथ बने रहे एंड हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। आज का टॉपिक ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। अभी यहीं से रेजिस्टेंस भी निकलेगा, यहीं पे रेजिस्टेंस निकलेगा, फिर रेजिस्टेंस भी अलग से पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ देखो एक लॉ है ये, तो आप इसको समझने से पहले लॉ पढ़ लेते हैं कि लॉ है क्या। तो सबसे पहले लॉ लिखते हैं। लॉ में बिल्कुल सही भाषा लिखनी होती है, तो पहले लिखते हैं कि लॉ है क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमसे कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। ये है आपका पूरा का पूरा ओम्स लॉ। ये स्टेटमेंट है, अभी हम ओम्स लॉ को डिराइव भी करेंगे, कहता है वेरीफाई भी करेंगे आज हम लोग ओम्स लॉ को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ग्राफ भी पढ़ेंगे ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ में जितना भी सिलेबस है सब कवर करेंगे जो बोर्ड में आ सकता है। तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट मींस। मतलब इसमें खाली हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है जो काम की चीज है, करंट दे रखा है जो काम की चीज है, एंड बता रहा है कि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं लिखूं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, करंट क्या होता है, आई। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं लिखूं V, तो V से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कहता है ओम्स लॉ। अब आपको अगर पता होगा कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह इक्वल्स टू का साइन लगाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हम कांस्टेंट लेते हैं, तो लिखेंगे, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए अगर हमें इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लिया हमने कांस्टेंट लिया R, यहाँ पे सिंपल जो I लिखा है, तो ये फॉर्मूला आया हमारा ओम्स लॉ का। और यहाँ R क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नोट्स बनाते जाइए, बहुत ही बढ़िया थ्योरी में इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इसका एक नाम दे दिया रेजिस्टेंस। लेकिन अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में, बहुत बातें करनी है इस पे, रेजिस्टेंस में करेंगे, लेकिन अभी इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये है इसकी स्टेटमेंट, ये हमने डिराइव करा इसका फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को और भी बन सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको हटाऊं, ओम्स लॉ पे पहला जो हमें मिला है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि V इज डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देता हूँ, बट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये है बेसिस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे हमें एक पहला फॉर्मूला मिला जो हम बना सकते हैं, दैट V इज इक्वल टू IR, जो हमने अभी बनाया। अब यहीं से इसको थोड़ा उलट पेयर करके, जैसे हमें R चाहिए तो R को यहाँ रखेंगे, I यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो R का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V अपॉन I, ठीक है। यहीं फिर से अगर हमें सिर्फ I चाहिए तो ये V अपॉन R हो जाएगा, तो अगर हमें सिर्फ I चाहिए होगा तो ये V अपॉन R होगा,
यानी सेम फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पर यहाँ से अभी बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि चीज़ आपके नोट्स में ना जानी चाहिए, ये नोट्स में जानी चाहिए ये चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई एंड आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है आपको? देखो यहाँ से दो चीज़ पता चल रही है। पहली चीज़ क्या पता चल रही है? पहली चीज़ आपको पता चल रही है जो नोट्स में जानी चाहिए, करंट इज, कुछ चीज़ यहाँ से पता चल रही है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमने पढ़ ही रखा है, लेकिन ये यूज़ कहाँ होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ पता चल रही है वो ये पता चल रही है, जो यहाँ से पता चल रही है, दैट करंट इज inversely proportional to resistance। क्या बोला मैंने पहले फॉर्मूला से ये बोला कि करंट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज मैंने यहाँ से पता लगाया कि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इससे हमें क्या बात पता चलेगी? इसका मतलब अगर एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डबल कर दूं तो करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दूं तो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल करता हूं, अगर मैं सर्किट में रेजिस्टेंस को डबल करता हूं, इफ आई डबल द रेजिस्टेंस in the circuit, then the current flowing through the circuit gets halved because they are inversely proportional to each other. That's the reason, because they are inversely proportional to each other. So if I double the resistance, the current gets half. Opposite to it, if I double the current, the resistance gets half. ये दोनों पॉइंट से हमें ये दोनों चीज, ये हमने बात निकाली कि भैया करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक सर्किट में ये भी बात नोट में जानी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी एक गिवन सर्किट में जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिकल करंट की, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। मैंने क्या बोला? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन सर्किट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने पढ़ा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, और जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका रेजिस्टेंस, जो हमने बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओम्स लॉ से हमें सर्किट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चल गई। एंड आपको मैं बता दूं कि हम लोग अब बेसिक से चैप्टर के डीप में जा रहे हैं। हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो हम बहुत डीप में जा रहे हैं अब चैप्टर के, तो सीरियस हो जाइए आप लोग। बेसिक खत्म हो गया, अब हम डीप में जा रहे हैं चैप्टर के। ये दो चीज़ें हमें पता चली कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड्स अपॉन दो चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। अब चाहे इसको आप कुछ भी कर लो, आपको ये पता है कि इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। बस आपको थ्योरी जो बेसिक है, जो क्रिस्टल के कंसेप्ट होना चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। एंड ओम्स लॉ से हमें इतने सारे रिलेशन पता चल गए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रेजिस्टेंस, जो बहुत ही मेन टॉपिक है, एंड इसी से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं क्वेश्चन राउंड में। तो अब शुरू करते हैं हम रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात, हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एंड क्वेश्चन राउंड के पार्ट को बांट देंगे। मतलब जिसमें थ्योरी ज़्यादा होगी, जिसमें हमें नोट्स बना के थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें हम खाली एक पार्ट रखेंगे थ्योरी का, एंड उसी दिन कोशिश करूँगा दूसरा पार्ट डालूँ जिसमें क्वेश्चन होंगे। तो आज खाली थ्योरी पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम पढ़ चुके हैं अपना ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मैं बिल्कुल पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, उसके पहले थ्योरी है इसकी, जो बहुत अच्छी थ्योरी है, पहले उसको समझते हैं। थ्योरी मतलब बेसिक जो है, जिससे आपको एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मोटा मोटा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो पढ़ते हैं रेजिस्टेंस की बेसिक। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए वायर कह लीजिए
और कंडक्टर, वायर, मेटल, कोई भी चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन मान ली मैंने यहाँ बिछे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। कहाँ होंगे, रेस्ट पे होंगे। रेस्ट पे क्यों होंगे, क्योंकि मैंने कोई इस कंडक्टर या मेटल के दोनों एंड पे कोई भी बैटरी नहीं लगाई। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये इनमें चार्ज जो है वो जनरेट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा चार्ज, क्योंकि ये मोशन रेस्ट में ही रहेंगे। जैसे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ लगाई बैटरी, यहाँ लगाई बैटरी, वैसे ही ये जो रेस्ट में बैठे थे इनको मिला पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो रेस्ट में थे ये हड़बड़ाने लगे, मूव करने की कोशिश करने लगे, फ्लो होने की कोशिश लगे। वही तो पढ़ा था, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, एंड जब फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो जैसे ये मोशन में हड़बड़ाने लगे और अपने तरफ एक दूसरे की तरफ भागने लगे, लेकिन इस कोशिश में, फ्लो होने की कोशिश में एक दूसरे से टकराएंगे। टकरा के कोई ऐसे भागेगा, कोई टेढ़ा जाएगा, तो अपने पाथ से ये डेविएट हो जाएंगे, यानी यहाँ रफनेस पैदा होगी। क्या पैदा होगी, रफनेस। इसी रफनेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, टकराने के बाद ऐसे चले गए, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, अपोजिशन। क्या हुआ, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये केस है, एंड इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो अपोजिशन हुआ, ये जो अपोजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इसी प्रॉपर्टी जो कंडक्टर ने दिखाई, ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये था इसका बेसिक। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, जो आपको आई होप बेसिक समझने के बाद अच्छे से डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन हमसे ये कहती है, डेफिनेशन कहती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर due to which it opposes the flow of electric current is called resistance। यानी वो प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करे, रफ स्मूथ ट्रैवल होने की जगह इलेक्ट्रॉन्स रफली ट्रैवल हो, अपोजिशन हो एक दूसरे से टकरा के, उस प्रॉपर्टी जो एक कंडक्टर दिखाता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेसिक भी समझा दी, डेफिनेशन भी समझा दी। एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी कोई यूनिट होगी, तो इसकी है एक ऐसा यूनिट। क्या है इसकी, ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट को कहते हैं ओम, एंड इसका सिंबल होता है ओमेगा, एंड इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसा यूनिट ओम, सिंबल ओमेगा। ओमेगा को ऐसे, रेजिस्टेंस को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ओम्स कहते हैं इसको, ओम कहते हैं इसके ऐसा यूनिट को। तो इसकी ऐसा यूनिट हमने पढ़ी। अब करते हैं इसके ऊपर एक दो, इसका फॉर्मूला ओम्स लॉ से मिला हमें, R इज इक्वल टू V/I। एंड अब करते हैं एक दो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर। ये है इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इससे आपका रेजिस्टेंस का कंसेप्ट एंड जो वो चीज़ है ना, जो आपको फॉर्मूला रेजिस्टेंस जब निकालना होता है, जो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, वो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल अच्छे से समझाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एक सप्लाई से, जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, उससे इतना करंट 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है पहले ये लिख लेते हैं, आगे अभी पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, फिजिक्स में गिवंस लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि एक करंट है यानी I 3.4 एम्पियर का, ठीक है, एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस है PD 220 वोल्ट्स का। ये दो चीज़ हमें दे रखी, क्या तीसरी चीज़ क्या मिसिंग है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सॉरी फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V/I। तो V दे रखा है, I दे रखा है। सबसे इस लेक्चर के सबसे पहले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जब दो क्वांटिटीज दी हो एंड आपके पास एक फॉर्मूला हो, तो पहले तीसरी क्वांटिटी निकाल लिया करो, फिर आगे क्वेश्चन रीड करा करो, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो अगर हम R निकालने की कोशिश करें तो R इज इक्वल टू, R को निकालना, R रहने देते हैं, I दे रखा है, V दे रखा है 220 एंड ये रखा है 3.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 64.7 ओम्स। 64.7 ओम्स। इतना अगर आपने समझ लिया तो नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है। अभी यहीं पे गिवंस लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला, रेजिस्टेंस निकला
64.7 ओम्स। ठीक है, अब इसने बोला कि व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 सप्लाई लाइन। मतलब अब जो सप्लाई लाइन है वो 110 से बदल के सॉरी 100 220 से बदल के 110 वोल्ट हो गई। एंड इस बार हमें करंट पूछ रहा है, रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है, तो फिर से दो चीज़ की वजह तीसरी चीज़ निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू वी दे रखा है 110, आर 64.7, इसको सॉल्व करोगे तो 1.7 एम्पेयर। यानी जब ये इलेक्ट्रिक आयरन 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से लगा था तो ये इतना करंट दे रहा था। जब इसको हमने इससे बदल के 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से लगाया तो ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 1.7 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ रेजिस्टेंस होता है खत्म। रेजिस्टेंस की थ्योरी, रेजिस्टेंस की नोट, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पे जितना थ्योरी का कंसेप्ट था, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इससे अच्छी थ्योरी नहीं मिलेगी एंड बोर्ड्स के बाहर भी, इससे बाहर थ्योरी में कुछ नहीं है। अब हमें दो टॉपिक्स और करने हैं जो बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं, जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। हमें अब पढ़ना है ओम्स लॉ का ग्राफ, यानी वी एंड आई का ग्राफ। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट यहीं पे बेसिकली थोड़ा सा रफ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ से भी ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, एंड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी समझाएंगे जिससे ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। तो इससे आपका जो ओम्स लॉ का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, एंड प्लस जो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई उसके क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। तो देखते हैं ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक ग्राफ है, सुंदर सा ग्राफ, ठीक है। ये जो ऊपर वाली एक्सिस होती है ना, ये डिनोट करती है आई को, एंड ये वाली जो एक्सिस होती है वो करती है वी को। किसको, वी को, ठीक है। तो हमेशा ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो वी एंड आई के ग्राफ की हम वैल्यूज पुट करके जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। यानी हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही तो था ओम्स लॉ। तो ग्राफ के जरिए हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई कर दिया, लेकिन ग्राफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये समझ में आया ना, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ते जा रही है उसी वैल्यू में। यानी अगर V अपॉन I की बात करें, इनका रेशियो निकालें इन दोनों क्वांटिटी का, तो एक कांस्टेंट आ रहा है जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इससे हमें पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो कहता था ओम्स लॉ। तो अब पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है के, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन says that plot the values and calculate the resistance, plot the values on the graph and calculate the resistance। तो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, वैल्यूज आर 0.05, 0.85, 0.10, 1.70, सो एंड लास्ट में ये वैल्यू दे रखी है। तो इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है। तो ग्राफ अभी हमने देखा था कि नीचे जो होता है वो होता है V, एंड ऊपर जो होता है, जो ऊपर वाले एक्सिस में जिसको हम Y एक्सिस कहते हैं, उसमें I, एंड X एक्सिस में V। यहाँ है 0। तो V को कैसे मार्क करें, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है एंड अराउंड 7 खत्म हो रहा है, तो 1 से लेके 7 तक काउंटिंग लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। I की वैल्यूज कैसे, 0.0 से ही 0 तक ही खत्म हो रही है, तो 0.123 ऐसे लिखते हैं। कैसे, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। अब वैल्यूज पुट करनी है, देखना है कि जो आपने बताया कि स्ट्रेट लाइन आती है इन दोनों ग्राफ पे, वो स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं। रफ ही है लेकिन कम से कम एक स्ट्रेट लाइन अंदाजा तो मिल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन है। तो प्लॉट करते हैं 0.05 एंड 0.85। 0.85 कहीं यहाँ होगा एंड 0.05 कहीं यहाँ, तो एक तो बन गया ये, ठीक है। 1.70 यहाँ पे एंड 0.10 मतलब ये, फिर 0.20, 3.5, 3.5 ये एंड 0.20 यानी यहाँ पे। उसके बाद 5 एंड 0.30, फिर 0.4 यानी ये चीज़ एंड 6.8 यानी कहीं
यहाँ पे। अब लाइन बना के देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। रफ ही सही लेकिन स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो हमसे ओम्स लॉ कहता है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। जब भी आपको रेजिस्टेंस से ग्राफ की वैल्यू दी होती है एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट की वैल्यूज है ना उसे फॉर्मूले में पुट कर दो तो पूरे ग्राफ की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ना वो मिल जाती है। जैसे लास्ट में I है 0.4 एम्पेयर एंड V है 6.8 एम्पेयर वोल्ट्स PD। फॉर्मूला कहता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इज निकालना है, V इज 6.8 एंड I इज 0.4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17 ओम्स। यानी आंसर है इस पूरे ग्राफ का, एक तो स्ट्रेट लाइन मिली यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो ओम्स लॉ कहता है, वेरीफाई हो रहा है। एंड दूसरा जो हमें रेजिस्टेंस निकालनी थी, लास्ट की वैल्यूज को, जो लास्ट प्लॉटिंग वैल्यूज होती है उसे फॉर्मूला में पुट करके आपको जो रेजिस्टेंस है वो मिल सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट करा जाता है जिससे ओम्स लॉ वेरीफाई हो सकता है। 2 मिनट में उसको पढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है। सो एक्सपेरिमेंट सेज एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक सर्किट बनाते हैं। तो ये मान लीजिए बैटरी है, यहाँ लगा है मीटर, ये एक कंडक्टर, यहीं से कि साइड पे लगा है वोल्ट मीटर, बैटरी जा रही है एंड यहाँ लगा है एक रिहोस्टैट। क्या लगा है? रिहोस्टैट। इसको कहते हैं RH यानी रिहोस्टैट। इसका काम क्या होता है? ये किसी भी सर्किट में रिहोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को चेंज करने में बताता है। आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं सर्किट में, डिक्रीज करते हैं, साइक्लिक चेंज कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। तो हम करंट इसमें सर्किट में एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या? हम बैटरी को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे। तो जब क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ कोई करंट होगा तो हम करंट को मेज़र कर लेंगे। पहले करंट को मेज़र कर लेंगे, उसके बाद जब ये करंट कंडक्टर के अराउंड जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई रीडिंग आएगी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर लेंगे। ये होगी हमारी पहली वैल्यू। उसके बाद हम रिहोस्टैट की मदद से करंट को स्लाइडली चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फिर हम फिर से करंट मेजर करेंगे, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे करते करते 2-3 ऑब्जर्वेशन लेंगे जिसमें करंट को बढ़ाते जाएंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है उसको मेजर करते जाएंगे। जब हम सारी रीडिंग्स का V अपॉन I जब हमने निकाला एक्सपेरिमेंट में तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ से भी ओम्स लॉ आप वेरीफाई कर सकते हो। तो दो चीज़ें, ग्राफ एंड दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ, दैट्स व्हाई ओम्स लॉ इज करेक्ट। एंड हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया एंड उसको वेरीफाई भी कर लिया। लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे ये टॉपिक है। टॉपिक कहता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है एंड इनका डिफरेंस किस बेसिस पे होगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम इन तीनों का डिफरेंस करेंगे। कैसे? हमने पढ़ा है कि कोई भी एक चीज़, कोई भी एक मेटल, कोई भी एक वायर जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपोज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते। इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो नहीं होंगे उसको आप मान सकते हो इंसुलेटर। जैसे इंसुलेटर भी तो वही चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता। यही काम तो रेजिस्टेंस कर रहा है। यानी जिस भी मेटल या वायर में रेजिस्टेंस लो होगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्मूथली फ्लो होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। वहीं पे इंसुलेटर के बाद बात करते हैं, पहले रेजिस्टर की बात करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होगा। कंपैरेटिवली हाई मतलब इससे थोड़ा सा हाई होगा, कम नहीं होगा, हाई होगा, इसके कंपैरिजन में हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा इसका मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथली फ्लो नहीं होंगे, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा सा उसमें बिल्कुल वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू फ्लो होने नहीं देगा वो मेटल, तो उसको हम कहेंगे रेजिस्टर। वहीं जिसकी रेजिस्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होगी, यानी इतनी हाई, इतना पोजीशन, इतना रफनेस,
कि वो मेटल इलेक्ट्रिक चार्ज उसको अपने अंदर फ्लो ही नहीं होने देगा, इतना पोजीशन होगा, उसको हम कहेंगे इंसुलेटर। तो शुरुआत में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को डिफाइन करा था। अब जब हम डीप में बढ़ रहे हैं चैप्टर के, तो हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करा। इसका एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर है, रबर एंड वुड। डेली लाइफ, रबर एंड वुड, आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने नहीं देता है। वुड में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, रबर में भी वही। जो स्लीपर्स होते हैं वो भी अगर पहन का आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। तो ये डेली लाइफ से हैं, जो रिलेटेड है। फिजिक्स हमेशा डेली लाइफ से जुड़ी रहती है। तो आज यही लेक्चर ख़त्म होता है। इसके मैं क्वेश्चन राउंड की भी कोशिश करूंगा कि आज कल मैं वीडियो डाल दूं, ताकि आपका ये टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ वाला, उस पर थ्योरी भी एंड क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको क्वेश्चन राउंड की जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का वो भी अच्छा लगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।